आप देख रहे हैं झारखंड कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब चैनल। और हम लोग एक एक करके झारखंड का इतिहास और नागपुरी व्याकरण और साहित्य से संबंधित जो भी टॉपिक है सिलेबस से रिलेटेड सीक्वेंस वाइज वीडियो उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस क्रम में हम लोगों ने झारखंड से संबंधित बहुत सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें नामकरण है, प्रागैतिहासिक काल में जो झारखंड का स्थिति था उसके बारे में हम लोगों ने जाना, धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने प्राचीन काल में झारखंड का स्थिति को देखा, जिसमें भारतीय राजवंश का क्षेत्रीय राजवंश के साथ क्या संपर्क रहा है, क्षेत्रीय झारखंड के साथ क्या संपर्क रहा है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर देखा यहाँ पे जो क्षेत्रीय राजवंश था जिसका प्रारंभ मुंडा राजवंश से होता है, फिर नागवंश से, पलामू का रक्षेल वंश, सिंहभूम का सिंह वंश, रामगढ़ राज, खगड़िया राज, पंचेत राज्य, और फिर रक्सेलों को विस्थापित करके पलामू का चेरो वंश होता है। इन सब के बारे में हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करते हैं सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। सीक्वेंस वाइज वहां पे आपको सारा टॉपिक को क्लियर करवाया गया है। हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं मध्यकालीन झारखंड, और लास्ट में हम लोग इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर से संबंधित होंगे वो सभी प्रश्न को भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो मध्यकाल का ये आज हम लोग का वीडियो है जो कि पहला पार्ट है। इसके बाद एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग पूरा मध्यकाल को समाप्त करेंगे, फिर हम लोग आधुनिक झारखंड की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, मध्यकालीन झारखंड में क्या स्थिति रहता है। तो जब भी मध्यकालीन झारखंड का हम इतिहास करते हैं तो उसको पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से चार कैटेगरी में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं पूर्व मध्यकाल, यानी हर्षवर्धन का जब मृत्यु हो जाता है और उससे लेके दिल्ली सल्तनत का जब स्थापना होगा उस दौरान क्या स्थिति रहा है झारखंड का, या झारखंड में किन किन राजवंशों का प्रभाव देखने को मिला है, इसको हम लोग पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जानते हैं। उसके बाद सेकंड हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत का स्थापना जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाएगा, उससे लेके बाबर का जब यहाँ पे आगमन होगा और पानीपत का युद्ध होगा और उसके बाद मुगल स्थापना होगा मुगल काल का, तब तक हम लोग जो है वो सल्तनत काल के अंतर्गत देखते हैं। फिर है मुगल काल, जब औरंगजेब का मृत्यु तक हम लोग काल होता है, यानी 1707 तक कल काल को हम लोग मुगल काल के अंतर्गत रखते हैं। और फिर 1707 के बाद जो है वो 1765 जो है एक तरह से इलाहाबाद के जो संधि है जिसमें दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है, तब तक का काल को हम लोग जो है वो परवर्ती मुगल काल के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग प्रयास करेंगे पूर्व मध्यकाल, सल्तनत काल और मुगल काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको कंप्लीट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बाद में जो मुगल काल का कुछ पोर्शन छूट जाएगा और परवर्ती मुगल काल, जिसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करने वाले हैं पूर्व मध्यकाल से। तो पूर्व मध्यकाल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे 647 से लेके 1206 के बीच क्या क्या हुआ। चलिए इसको जूम करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए माइंड मैप में आपको जहां पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है बार बार आपको बताया जा रहा है, हाईलाइट किया गया है, इस फैक्ट को आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, इटखोरी में जो चतरा में जो पड़ता है वहां पे प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का शिलालेख मिलता है। अब देखिए ये चीज आपको क्यों याद करना होगा। हम लोग जानते हैं कि पूर्व मध्यकाल से लेकर, यानी पूर्व मध्यकाल का जो समय रहता है उसमें हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत का जब तक स्थापना होता है छोटे छोटे राजवंशों का यहाँ पर निर्माण होगा, छोटे छोटे राजाओं के द्वारा अपना एक राजवंश स्थापित किया जाएगा और इन लोगों के बीच आपसी संघर्ष काफी देखने को मिलता है, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके बीच जो है वो लड़ाई बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और इन्हीं का कुछ प्रभाव जो है झारखंड में भी देखने को मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न जो है यहाँ से बनाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रश्न जो है वो पूछा जाता है कभी कभी कि जो चतरा में इटखोरी में हमको शिलालेख मिला, जैसे अशोक के कई शिलालेख मिले हैं उसी तरह से पाल वंश का प्रतिहार वंश का एक शिलालेख हमको मिलता है जो कि चतरा में है। और ये कौन राजा के द्वारा यहाँ पे स्थापित करवाया गया था, तो महेंद्रपाल के द्वारा। नाम में देखिए महेंद्रपाल है लेकिन ये एक्चुअली प्रतिहार शासक है। तो आपको एक लाइन में याद रखना है कि चतरा इटखोरी में जो भी शिलालेख हम लोगों को मिला है वो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं पूर्व मध्यकाल में यहाँ पे धर्म के बारे में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट दिया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित एक शाखा है वज्रयान शाखा, जो तंत्र मंत्र से संबंधित है और ये शाखा जो है बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी यहाँ पे फलता फूलता है और इसी का प्रभाव देखने को मिलेगा रजरप्पा में छिन्नमस्तिका मंदिर का निर्माण। कहा जाता है इसी समय, एग्जैक्ट तो कोई डेट पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है पूर्व मध्यकाल में ही 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास कोई एक समय रहा होगा जिसमें छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा का निर्माण किया गया होगा
और इसके बाद यहाँ पे देता है गुमला में, अगर हम जाएं चैनपुर में निकट, तो टांगीनाथ का जो मंदिर है उसको भी कहा जाता है लगभग यही पूर्व मध्यकाल में, लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान ही वहां का जो त्रिशूल है उसको स्थापित किया गया होगा। और इस तरह से एक और यहाँ पे फैक्ट पूछा जाता है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट जब आपस में त्रिपक्षीय संघर्ष यहाँ पे होगा तो झारखंड में जैसे अभी हम देखें कि प्रतिहार शासक महेंद्र पाल का शिलालेख मिला, उसी तरह से एक धार्मिक प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि पाल वंश से संबंधित है। यहाँ पे दिया गया है मलुटी, जो कि आप लोग जान इनका नाम भी सुने होंगे, एक गांव है जिसमें 72 प्राचीन मंदिर पाए गए हैं, दुमका में ये पड़ता है, दुमका जिला में, और ये पूछा भी गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पूछा जाएगा मलुटी जो है जिसमें 72 प्राचीन मंदिर मिले हैं, जिसको है ना मंदिरों का गांव कहा जाता है, वो किस राजवंश के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था? तो पाल राजवंश के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये जो है पूर्व मध्यकाल से संबंधित कुछ बहुत फैक्ट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ज्यादा फैक्ट हमको यहाँ पे मिलता भी नहीं है और आपको पूछा भी नहीं जाता है, तो हम लोगों को किताब में जो भी बेसिक चीज मिला वो चीज हम बताने का यहाँ पे प्रयास किए। अब हम लोग देखते हैं सल्तनत काल, जो कि 1206 से लेकर 1526 के दौरान का जो भी घटनाक्रम होगा उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत का स्थापना, जो कि 1206 में होता है। और आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत, अगर इतिहास पढ़े होंगे तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी जो है उसके द्वारा जब उनका देहांत हो जाता है तो उसके द्वारा छोड़े गए उनके है ना उत्तराधिकारी एक तरह से कह सकते हैं, वो 3 यहाँ पे सेनापति होते हैं जो कि ताजुद्दीन यल्दूज है, नसरुद्दीन कुबाचा है और कुतुबुद्दीन ऐबक है। देखिए यल्दूज का प्रभाव जो था वो गजनी में था, कुबाचा का प्रभाव जो था उच्च था, यानी कि ये है ना पंजाब का एरिया जो था वो उसमें रहा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एरिया था वो दिल्ली था। इसी में उसका एक और सेनापति थे बख्तियार खिलजी, और ये बख्तियार खिलजी जो होते हैं वो जो है दिल्ली छोड़ के बंगाल की ओर चले जाते हैं। मतलब है ना कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ उनका प्रतिद्वंद्विता ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए वो उनको दिल्ली में छोड़ के अपने खुद एक नया साम्राज्य या एक अलग सल्तनत का स्थापना के दृष्टिकोण से बंगाल की ओर कूच करते हैं। और बंगाल में उस समय सेन शासक जो थे, राजा शासन कर रहे थे, और उसी में एक राजा का नाम था लक्ष्मण सेन, और इसी को ये पराजित करते हैं। और उसके बाद वहां पे है ना खिलजियों का एक तरह से हो जाता है शासन, और इसी का प्रभाव आपको झारखंड में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल जो है वो जो है झारखंड होके ही यहाँ पे गुजर रहे थे, तो है ना रास्ता में आपका झारखंड पड़ता था, और झारखंड पड़ेगा तो एक तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तुर्कों का आक्रमण यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा। और आप जो है एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि झारखंड जो है सामान्यतः यहाँ पे कोई भी प्रत्यक्ष शासन देखने को नहीं मिला था प्राचीन काल में, है ना। अप्रत्यक्ष रूप से ही लोग शासन करते थे कि समय के अनुसार राजस्व जो है वो पहुंचा दिया जाए, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन करने का कोई आवश्यकता नहीं होता था। लेकिन अब देखिएगा सल्तनत काल के बाद यहाँ दिल्ली का सल्तनत के काल के बाद धीरे धीरे मुगल काल आएगा, और मुगल काल में तो आप देखिएगा यहाँ के राजा सबको यहाँ से है ना मुगल काल के जो राजा रहेंगे वहाँ वो लोग उठवा के ले जाएंगे। जैसे मधुकरण साहब देखिएगा, दुर्जन साल देखिएगा, ये सबको उठा के ले जाया जाता था। कहने का मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली शासन हमेशा रहा, लेकिन इन लोगों के आने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे रूल करने का प्रयास किया जा रहा था। और उसी में एक प्रयास जो था वो खानदेश का शासक आदिल शाह द्वितीय के द्वारा किया गया। यहाँ पे वो अपना पूरा सैन्य दल को भेजता है, और सैन्य दल को भेज के यहाँ के बहुत सारे क्षेत्र को यहाँ पे कब्जा कर लेगा, और इस तरह से इसको झारखंडी सुल्तान के नाम से जानते हैं। तो आपको एक फैक्ट बस याद रखना है कि बख्तियार खिलजी बंगाल पे आक्रमण करता है, लक्ष्मण सेन को पराजित करता है, इसी के दौरान तुर्कों का आक्रमण है ना झारखंड में बढ़ जाता है। इसी बीच में खानदेश का एक शासक था आदिल शाह द्वितीय, जो कि सैन्य दल यहाँ पे भेजता है और आक्रमण करता है, और इसीलिए इसको झारखंडी सुल्तान के नाम से जानते हैं। तो ये टेस्ट वगैरह में आपको देखने को मिलता है, प्रीवियस ईयर में तो नहीं मिला है, लेकिन टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासन 1296 से लेकर 1316 के बीच रहा था, लगभग मोटा मोटी मान के चल सकते हैं, है ना। आपका 20 साल का यहाँ पे इनका शासन था, और इसके शासनकाल में 1310 में एक इसके सेनापति थे जिसका नाम था मलिक छज्जू मलिक, या मलिक छज्जू हम लोग कह सकते हैं। और ये जो है झारखंड में आक्रमण किए थे नागवंश राजा के अधीन के ऊपर, और नागवंशी राजा को कर देने के लिए बाध्य किए थे। तो एक्चुअली ये जो मलिक छज्जू थे वो तेलंगाना जा रहे थे, तेलंगाना जो आप आंध्र प्रदेश अभी अलग हुआ है, तो तेलंगाना जा रहे थे, वहां पे आक्रमण करते हैं। तो रास्ता में जाते हुए जैसे कि कहा गया कि वो लोग बंगाल जा रहे थे तो आप झारखंड पे आक्रमण कर दिए, फिर इस तरह से दक्षिण भारत भी जा रहे थे तो झारखंड में आक्रमण करते हुए जा रहे थे, और टैक्स वगैरह देने के लिए बाध्य कर रहे थे। तो इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था छज्जू मलिक, जो कि दक्षिण भारत की ओर अभियान में जा रहा था, तेलंगाना अभियान में। उस दौरान यहाँ पे नागवंशी राजा के ऊपर आक्रमण करता है और उसे कर देने के लिए बाध्य करता है। तो आपको एक लाइन में याद रखना है, कौन सेनापति जो था अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे आक्रमण किया था? तो मलिक छज्जू या छज्जू मलिक, जो भी आपको याद रखना है, जैसे भी उसको याद रखिएगा।
फिर है एमबेटी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग तुगलक राजवंश है ना, दिल्ली सल्तनत का ही ये लोग राजा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका भी एक सेनापति था मलिक बया, और मलिक बया जो है कहा जाता है हजारीबाग के चाई चंपा तक यहाँ पे पहुंचता है और वहां पर आक्रमण करता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे घटनाक्रम को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सल्तनत काल में कौन कौन सा है ना दिल्ली सल्तनत के वो सुल्तान हुए जिसके सेनापति यहाँ पे आक्रमण किए। तो उसमें एक हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक का भी देखते हैं। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक का समय। फिरोज शाह तुगलक के समय एक किताब लिखा हुआ था जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही, और इससे हमको कुछ जानकारी मिलता है। जानकारी क्या मिलता है कि झारखंड से होके फिरोज शाह तुगलक जो है बंगाल जो है वो 2 बार गुजरते हैं, और कहा जाता है ये रास्ता भी यहाँ पे भूल गए थे बंगाल जाने के दौरान। तो इस तरह से तारीख ए फिरोज शाही में हमको बंगाल जाने का यहाँ पे पता चलता है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिर अगर आप देखिएगा शमसुद्दीन इलियास शाह जो इसी का सेनापति था, यहाँ पे आक्रमण करता है और यहाँ पे सदगावा जो कि हजारीबाग में है उसको राजधानी भी बनाता है। तो इस तरह से फिरोज शाह तुगलक का एक सेनापति या एक तरह से कह सकते हैं सूबेदार है ना जो था, वो यहाँ पे हजारीबाग का एक क्षेत्र सदगावा है उसको राजधानी बनाता है। उसके बाद छिटपुट घटनाक्रम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया जाए कि टेस्ट सीरीज में आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन बैंक में तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को अभी तक हमको नहीं मिला है, हो सकता है अगर कहीं आपका ध्यान में गया हो तो आप देख लीजिएगा। तो कपिलेंद्र गजपति जो कि उड़ीसा के एक शासक थे वो संथाल परगना में आक्रमण करते हैं। और एक फैक्ट और दिया है, लोधी वंश के समकालीन जो थे वो प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण जो है नागवंशी राजा जो इसके समकालीन थे। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिला है जो कि फैक्चुअल हम लोग किताब देखते हैं तो वहां पे है ना स्टैटिक्स पोर्शन में देखने को नहीं मिलता है, सीक्वेंस में कहीं पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आया हुआ था क्वेश्चन तो हम इंक्लूड कर दिए हैं कि 1336 में हरिदेव गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया। तो बीरू का राजा किसे बनाया गया था पूछा जाएगा तो हरिदेव को बनाया गया था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद हम लोग मुगल काल की ओर जाएंगे क्योंकि 2 ही प्रश्न यहाँ पे हैं, ज्यादा प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है। तो एक प्रश्न है आपका 72 प्राचीन मंदिरों के गांव मलेटी को किस वंश के द्वारा किस वंश का इससे संबंधित है तो पाल वंश से। फिर है 1336 ईस्वी में ब्लैंक गंग वंश को बीरू का राजा बनाया गया, तो अभी आपको बताया गया हरिदेव। तो इस तरह से बहुत कम क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। उम्मीद करते हैं कुछ जो फैक्ट है जैसे झारखंडी सुल्तान हो गया, सदगावा हो गया है ना, या तारीख फिरोज शाही हो गया जिससे हमको पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक झारखंड से होकर गुजरे थे। इस तरह के कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिल जाए, इसलिए इसको इग्नोर भी आपको नहीं करना है, इसको याद करते हुए चलना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मुगल काल से संबंधित, मतलब सल्तनत काल से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था वो बताया गया। अब हम लोग थोड़ा बहुत मुगल काल से संबंधित जो फैक्ट है उसको देखेंगे जो कि 1526 से 1707 के बीच का काल माना जाता है। यहाँ पे जो भी होगा आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी फैक्ट जो है पार्ट 2 में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है मुगल जो यहाँ पे आते हैं, तो आते हैं आपके बाबर के काल में। तो हम लोग को पता है कि बाबर यहाँ पे आएगा और यहाँ पे पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के बाद, और उसके बाद बाबर यहाँ विजय हो जाएंगे। और इस तरह से लोदी जो थे वो अफगानी थे, अफगान थे और ये लोग तुर्क थे। तो इस तरह से यहाँ पे सॉरी है ना लोदी वंश जो था वो अफगानी था, और इस तरह से बाबर जो थे वो फरगना से आए हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पानीपत का युद्ध होगा और बाबर का यहाँ पे कब्जा होगा। और धीरे धीरे बाबर जो है वो ज्यादा दिन तक शासन कर नहीं पाते हैं, मतलब 1526 से लेके आपका 1526 से लेके 1530 तक ही यहाँ पे वो उनका शासन रहेगा, मतलब 4 साल होता है, मतलब ठीक से ये है ना अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते हैं और कर पाते हैं। और उसके बाद हुमायूं का यहाँ पे शासनकाल आएगा, और हुमायूं भी यहाँ पे शुरुआत में एक तरह से पराजित हो जाते हैं शेरशाह सूरी के द्वारा। उसके बाद 55 में अर्थात 1555 में ये फिर से अपना राजपाट स्थापित करेंगे, दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करेंगे, और उसके बाद जो है अकबर आएंगे। और अकबर के समय से इनका साम्राज्य यानी मुगल काल का जो साम्राज्य है, मुगल काल के दौरान जो साम्राज्य का विस्तार हुआ सबसे ज्यादा अकबर के काल में ही हमको देखने को मिलता है। तो देखते हैं बाबर, हुमायूं और शेरशाह के सूरी के समय झारखंड के साथ इनका क्या संपर्क रहा था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं शेर खां। शेरशाह सूरी को ही यहाँ पे शेर खां कहा जाता है। तो शेर खां के बारे में कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ही वे व्यक्ति थे जो झारखंड में मुसलमान के आक्रमण का प्रवेश मार्ग को प्रशस्त करते हैं। मतलब शेर खां यहाँ पे आक्रमण करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे मुसलमानों का आक्रमण यहाँ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। और अकबर के काल में आप देखिएगा मधुकरण शाह को यहाँ से उठा के ले जाया जाता है, और उसके बाद उसको सम्मान के साथ है ना सिंह से शाह बनाया जाता है, और उसके बाद उसको टैक्स देने के लिए बाध्य भी किया जाता है। तो ठीक है, इस तरह से हम लोग है ना ये किताब में दिया हुआ एक फैक्ट याद रखने के लिए, तो आप याद रखिएगा कि झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश मार्ग कौन प्रशस्त करता है तो शेरशाह सूरी, या सिंपली कहें तो शेर खां करता है।
अब यहाँ पे एक किताब है तारीख ए शाही, जिसके लेखक जो है अहमद यादगार हैं, उनके किताब से हमको कुछ तथ्य का पता चलता है। तथ्य क्या है, तो महारथ जो चेरो थे, यहाँ पे चेरो है ना, जो आपको पलामू में देखने को मिलेगा, तो महारथ चेरो, ये चेरो वंश के संस्थापक नहीं है ना, ये कंफ्यूजन कभी कभी होता है, महारथ चेरो का हम लोग चेरो वंश के संस्थापक मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है ना, वो भगवंत राय है। तो इस तरह से यहाँ पे है महारथ चेरो जो है वो जो है शेर खां के विरुद्ध यहाँ पे अभियान जो है उसको यहाँ पे तारीख शाही में उल्लेख किया गया। एक्चुअली होता क्या था कि जो शेरशाह सूरी थे वो हुमायूं के साथ युद्ध में व्यस्त होते थे, और इस तरह से हुमायूं के साथ यहाँ पे जो उनका युद्ध होता था उसके लिए वो क्या बनाते थे, यहाँ पे बिहार के जो दक्षिण में यानी झारखंड के उत्तर में हम कह सकते हैं, इस एरिया में थोड़ा सा मैप हम दिखाने का प्रयास करते हैं यहाँ पे। हाँ, ये जो एरिया है यहाँ पे ये कैंप वगैरह लगाते थे हुमायूं से युद्ध लड़ने के लिए, मतलब एक तरह से कहिए कि ये है ना जंगलों के एरिया था, यहाँ पे छुपने के लिए बहुत अच्छा जगह होता था। लेकिन ये लोग जो थे यानी कि चेरो जो कि पलामू से निकलते थे और यहाँ पे जो यात्री आते थे उसको सताया करते थे, और जो भी यहाँ पे किसान वगैरह होते थे उसको लूटपाट भी करते थे, और ये क्षेत्र जो था वो शेरशाह सूरी के अंतर्गत आता था। एक कारण ये भी कहा जाता है कि श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी था, और उसके लिए भी यहाँ पे है ना शेरशाह सूरी के द्वारा यहाँ पे महारथ चेरो के ऊपर आक्रमण किया गया, ऐसा यहाँ पे कारण बताया गया था। लेकिन दूसरा कारण सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि ये जो है महारथ चेरो जो है उसके ऊपर कारण करने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये था कि यहाँ पे जंगल पहाड़ से ये लोग निकलते थे और बिहार के किसानों को यानी कि है ना झारखंड के उत्तर वाले भाग में ये लोग जो हुमायूं के अधीन आता था, सॉरी शेरशाह सूरी के अधीन आता था, उसके क्षेत्र को ये लूटपाट करते थे और वहां के यात्रियों को भी लूटते थे, और इस तरह से वो क्षेत्र जो था असुरक्षित था। और उसी को सुरक्षित, आप समझिए कि आप जो है हुमायूं के साथ लड़ने वाले हैं, यहाँ शेरशाह सूरी इससे लड़ने वाला है और कोई आता है और इधर आपको परेशान कर रहा है, तो सबसे पहले आप जो ये छोटे छोटे है ना महाराज चेरो जैसे छोटे छोटे राजा थे उसको आप निपटिएगा, उसके बाद बड़े राजा के साथ आप युद्ध कीजिएगा। तो वही करते हैं शेरशाह सूरी, सबसे पहले यहाँ पे महाराज चेरो को पराजित करेंगे। महाराज चेरो को पराजित करने के लिए एक सेनापति को वो भेजते हैं जिसका नाम है खवास खां। तो याद रखिएगा खवास खां जो होता है 4000 घुड़सवारों के साथ यहाँ पे आएगा और महारथ चेरो को यहाँ पे पराजित करेगा, और इस तरह से महारथ चेरो को पराजित करने के बाद 1538 में अगला जो युद्ध होता है हुमायूं का वो चौसा का युद्ध होता है, सॉरी शेरशाह सूरी का चौसा का युद्ध होता है जो कि आपका हुमायूं के द्वारा होगा। और इस तरह से हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच ये जो चौसा का युद्ध होगा उसी में हुमायूं जो होते हैं पराजित हो जाते हैं, और इस तरह से रोहतास से वीरभूम तक पूरा इलाका जो है वो शेर खां यानी शेरशाह सूरी के कब्जे में आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक लाइन में याद रखना है, महारथ चेरो के विरुद्ध जो है यहाँ पे शेरशाह सूरी किसको भेजते हैं, खवास खां को भेजते हैं। और इस तरह से जब इसको पराजित कर लिया जाता है, महारथ चेरो को पराजित कर लिया जाता है, तब उसके बाद अगला अभियान जो होगा चौसा की लड़ाई होगा 1539 में, और शेर खां यानी शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित करेंगे, और इस तरह से रोहतास से वीरभूम तक उनका कब्जा हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो इस तरह से 1539 का चौसा का युद्ध आपको याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं अकबर का काल, थोड़ा सा हम लोग अकबर का काल देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी राजाओं के बारे में देखेंगे। तो अकबर के काल में भी कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी अफगान थे, देखिए शेरशाह सूरी भी अफगान ही था, तो इस तरह से यहाँ पे जो भी अफगान थे, यहाँ पे माने चलिए यहाँ पे दिल्ली है, तो इस तरह से यहाँ पे दिल्ली है, तो जो भी अफगान है ना, दिल्ली है, आगरा है, यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे मुगलों का एक तरह से कहिए शासन था। तो इससे सुरक्षा पाने के लिए जो भी अफगान थे, वो अफगान जो थे आपके बिहार के दक्षिण में यानी झारखंड के उत्तर में, ये झारखंड है तो इसके उत्तर में जो भी जंगल का इलाका था यहाँ आके वो छुपते थे। तो ये एक है ना एक तरह से कहिए खतरा का निशान था अकबर के लिए कि अगर ये लोग फिर से अपने आप को ताकतवर बना लेते तो अकबर का सत्ता को फिर से चुनौती दे सकते थे। जैसे कि है ना शेरशाह सूरी भी आप देखिए कि इसी क्षेत्र में रह के हुमायूं को चुनौती दिया था, तो अकबर को भी यहाँ पे है ना ये क्षेत्र को अपने अधीन रखना था, शांत रखना था, और इसीलिए झारखंड पे आक्रमण करना उसका एक तरह से कहिए मजबूरी था, और इसीलिए अकबर जो है यहाँ पे आक्रमण भी करते हैं। अकबर का आक्रमण का एक और कारण यहाँ था क्योंकि हम लोग देखे थे पिछला वीडियो में भी आपको बताया गया था, यहाँ हीरे के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी था कि है ना मतलब चाणक्य के काल से ही हम लोग देख रहे थे कि हीरा जो है यहाँ पे मिलता है, तो वो भी एक कारण रहा होगा यहाँ पे आक्रमण करने का। तो इस तरह से यहाँ पे है ना कहीं पे देखिए यहाँ पे एक टकुराई का युद्ध यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे आक्रमण होता है टकुराई का, लेकिन कारण जो है वो सामरिक कारण था कि कोई भी उसके विरोधी जो है वो है ना कहीं पे भी अपना शक्ति का विस्तार ना करे, इसीलिए एक टकुराई का युद्ध होता है। टकुराई का युद्ध के दौरान जो होते हैं वो झारखंड के संपर्क में ये लोग आते हैं। एक्चुअली ये जो युद्ध हुआ था 3 मार्च 1575 को हुआ था। तो यहाँ पे जुनैद करानी एक है ना जुनैद और बायजीद करानी करके एक भाई थे, उनका
है ना, इनके साथ संघर्ष चल रहा था। तो उन्हीं का पीछा करते करते इनके जो सैनिक थे रामगढ़ जिला के रामपुर क्षेत्र तक यहाँ पे पहुंचते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन नागवंश के बारे में थोड़ा बहुत इनको जानकारी हो जाता है कि यहाँ एक समृद्ध राजवंश यहाँ पे है, छोटा नागपुर का हीरा, है ना, हीरा नागपुर का हीरा के नाम से हम लोग जानते हैं, हीरा बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलता है। दूसरा चीज है कि, है ना, राजा जो था अपना विस्तार करना चाह रहा था अकबर, और इसी विस्तार के क्रम में वो चाह रहा था जितने भी छोटे छोटे राजवंश हैं या राजा हैं वो उसको टैक्स दे, और इसीलिए 30 वर्ष तक तो झारखंड में आक्रमण नहीं करता है, लेकिन अपने शासन के 30वें वर्ष कर सकते हैं, है ना, 1585 में ये जो है कोकरह के ऊपर यानी नागवंश जो कि छोटा नागपुर को हम लोग कह रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पे, है ना, आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण करने वाले जो थे वो शहबाज खां कम्बू थे। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था अकबर का कौन सा ऐसा सेनापति है जो कि झारखंड में नागवंशी शासन के अधीन यहाँ पे आक्रमण किया था, तो वो थे शहबाज खां कम्बू। और इस तरह से मधुकरण सिंह को ये जो होता है वो ले जाते हैं पकड़ के, और उसके बाद में उसको सम्मान के साथ वापस कर, है ना, भेज दिया जाता है अकबर के द्वारा मधुकरण शाह। तो पूछा जाएगा सिंह से शाह का उपाधि किसके द्वारा दिया गया, तो अकबर के द्वारा ही दिया गया। और इस तरह से एक टैक्स देने के लिए उसको बाध्य किया गया, समय समय पे वो टैक्स देते थे, और इस तरह से अकबर के अधीन वो लोग रहे, छोटा नागपुर के जो नागवंश थे वो राजा लोग। आगे देखते हैं छोटा नागपुर, है ना, कि नागवंश के पे कब्जा करने के बाद अब पलामू पे भी कब्जा करना था, और इसीलिए अकबर का एक सेनापति था और एक तरह से कहें बिहार का सूबेदार इस समय बनाया गया था राजा मानसी को। तो राजा का मानसी जो है पलामू के चेरो पे, है ना, चेरो वंश जो है उसके ऊपर ये क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। तो 1589 में राजा मानसी को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है, और उसके बाद रोहतासगढ़ को वो, है ना, उपयुक्त स्थान मानते हैं अपना मतलब शासन के लिए। और रोहतासगढ़ जो है पलामू से सटा हुआ है, तो ये जो है यहाँ पे, है ना, जो भागवत या भगवंत राय जो है, भगवंत राय भी कहीं कहीं नाम मिलता है, चेरो वंश के संस्थापक कहा जाता है, उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। और कहा जाता है जब यहाँ पे मान सिंह चेरों के ऊपर आक्रमण किए थे तो रामगढ़ राजाओं ने चेरों का साथ दिया था, लेकिन फिर भी मान सिंह से वो पराजित हो जाते हैं। 54 हाथी और बहुत सारे, है ना, उसको शाही दरबार के लिए वो, है ना, अधिकांश भाग वो लोग लूट के ले जाता है। तो ये सब तो पूछा नहीं जाएगा, बस आपको याद रखना है कि महाराज चेरों के खिलाफ कौन, है ना, यहाँ पे अभियान छेड़ा था, तो अकबर का एक सेनापति थे मान सिंह, उनके द्वारा, जो कि बिहार के उस समय सूबेदार था। बाद में यहाँ पे अकबर का जो मान सिंह सूबेदार जो था, है ना, वो क्या करता है, राजमहल को बंगाल का राजधानी बनाता है। तो इस तरह से पूछा जाएगा बंगाल का राजधानी राजमहल को किसके द्वारा बनाया गया था, तो मान सिंह के द्वारा ही बनाया गया था। बाद में जब अकबर का मृत्यु हो जाता है तो ये जो क्षेत्र है यानी पलामू का जो क्षेत्र है वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा, और चेरों के द्वारा एक तरह से कहा जाए अपना राज्य को स्थापित पुनः किया जाएगा, और इस तरह से चेरो जो है फिर से शक्तिशाली होंगे। और जब दूसरा राजा जब तक नहीं आ जाता है तब तक वो अपने आप को स्वतंत्र रखने का प्रयास करेंगे। तो एक लाइन में आपको याद क्या रखना है कि राजा मान सिंह भागवत या भगवंत राय जो कि चेरो वंश के संस्थापक थे उसके ऊपर आक्रमण किए और उसे पराजित किए। बाद में बंगाल की राजधानी राजमहल को वो बनाते हैं 1592 में। इस तरह से यहाँ पे अकबर के बारे में दिया हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए हैं। आज और भी थोड़ा सा देख लेते हैं जहांगीर के बारे में, थोड़ा सा ये है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जहांगीर के काल में अगर हम देखें तो 1605 से लेकर 1627 का काल इसको माना जाता है। जहांगीर के समय भी यहाँ पे झारखंड के ऊपर आक्रमण किया जाएगा, और झारखंड में भी खासकर यहाँ छोटा नागपुर के नागवंश के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। और इस समय राजा जो रहते हैं वो दुर्जन साल। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, जहांगीर के समकालीन जो थे वो दुर्जन साल थे, जो कि नागवंश के अधीन यहाँ पे छोटा नागपुर में शासन कर रहे थे। इनको जो है पकड़ता है यहाँ पे, अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल यहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो इब्राहिम खां एक यहाँ पे, है ना, इनका सेनापति जो होता है, बिहार का सूबेदार हम कह सकते हैं, वो जो होता है यहाँ पे इसको आक्रमण करता है। एक्चुअली इससे पहले भी 2 लोगों को भेजा जाता है, एक जफर खां इसको भेजा जाता है लेकिन इनका मृत्यु हो जाता है, तो ये तो आते ही नहीं है। दूसरा आता है इस्लाम खां, लेकिन बिना अनुमति से आया था और इसीलिए इसका भी, है ना, ये भी बाद में इनका भी मृत्यु हो जाता है, तो ये भी दुर्जन साल को पकड़ के नहीं ले जा पाता है। बाद में 1615 में यहाँ पे इब्राहिम खां आएंगे और उसके बाद जो है दुर्जन साल को पकड़ के ले जाते हैं जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में जाने के बाद इब्राहिम खां को यहाँ पे फात जंग का उपाधि भी दिया जाता है, कहीं पे देखिए लिखा होगा फात जंग का उपाधि दिया जाता है। और उसके बाद जहांगीर जो है वो दुर्जन साल को, है ना, सजा देते हैं, 12 साल का कैद वहां पे देते हैं ग्वालियर किला में, जो बंद कर देते हैं। देखिए ये जो पीछे यहाँ पे फोटो में दिख रहा है आपको ग्वालियर किला है, इसी में उनको 12 साल तक बंद किया जाता है, बंद रखा जाता है। बाद में एक हीरा की शुद्धता पर संशय होता है और इसी संशय को दूर करते हैं राजा दुर्जन साल। इसके बारे में अगर नागपुरी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एक कथा जो था, या सॉरी नाटक जो है वो गिदारी राम गौंजू के द्वारा लिखा गया है, तो वो आप लोग पढ़े होंगे। तो वहां पे पूरा नाटकीय ढंग से बताया गया कि कैसे दुर्जन साल वहां से अपने आप को रिहा करते हैं और उसके साथ साथ 9 राजा भी वहां पे रिहा होते हैं, जो कि
आगे चल के दोईशा में नवरत्नगढ़ का यहाँ पे निर्माण करेंगे, जो कि 5 मंजिला भवन था उस समय। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे है ना दिया गया है दुर्जन साल के बारे में कि उसको कैद करके फिर छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद वहां पे है ना वेबस्टर एक इतिहासकार है, वो बताते हैं कि जहांगीर ही उनको शाह का उपाधि देते हैं और उसके बाद उनसे जो राजस्व लिया जाता है वो 6000 का राजस्व लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे आपको याद रखना है क्या क्या चीज, कि जहांगीर जो है वो जो है ना दुर्जन साल को पकड़वा के ग्वालियर किला में बंद करवा देते हैं। बाद में बैगनी हीरे की शुद्धता को संशय के दूर करने पर उसको रिहा कर दिया जाता है 1627 में। आपको याद रखना है 1615 से लेके 1627 के बीच इनको ग्वालियर किला में रखा गया। पूछा भी जाता है कितने साल रखा गया, 12 साल। उसके बाद इसको सालाना कितना 1000 रुपया देना पड़ा था, तो 6000 रुपया रिहा होने के बाद देना पड़ा था। ये चीज को आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ है, जैसे कि हाईलाइट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि किया गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है जहांगीर तक के बारे में देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे शाहजहां के दौरान झारखंड के है ना के साथ इन लोगों का क्या संपर्क रहा था और क्या प्रभाव यहाँ पे हमको झारखंड में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।